हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह के इस सेशन में जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस के साथ, यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। ग्रामर के कंसेप्ट्स गाइस अब हम लोग करने वाले हैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन, तो जेन्युइन है क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कॉमन एरर से ज़्यादा ग्रामर कंसेप्ट्स आते हैं, इसलिए अब आपके पास मौका है ग्रामर के हर एक कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करने का, और आपके पास मौका है पूरे के पूरे कंसेप्ट्स को एक ही जगह पे कंपाइल्ड रूप में एक बार देख लेने का। तो एक तो आप ग्रामर के पूरे कंसेप्ट्स देख सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट को क्विकली कैसे करें ये भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोगों ने लाया है ये वाला सेशन आज, जो है एसएससी स्टेनो सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हम लोग करने वाले हैं पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए वो सारे एक साथ। तो आप लोग जल्दी से सेशन को, जब आपको पसंद आए तब इसको लाइक ज़रूर करिएगा, पर अभी के लिए आप इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो आपके नोन हैं और स्टेनो का प्रिपरेशन करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बेस्ट ऑफ कॉन्स लेकर आ रहे हैं अभिनेश शर्मा, जो कि है ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए 2 डेज यानी कि 13 दिसंबर और 27 दिसंबर को मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 2 मॉक टेस्ट होंगे 13 दिसंबर को और 2 मॉक टेस्ट होंगे 27 दिसंबर को। डेट और टाइम 13 और 27 है, और टाइम 2 मॉक टेस्ट का 10 AM फर्स्ट मॉक टेस्ट, 4 PM सेकेंड मॉक टेस्ट, सेट 1 एंड सेट 2। फर्स्ट जो होगा 10 AM को होगा, सेकेंड जो होगा 4 PM को होगा। इट इज़ ऑन 13 दिसंबर। सिमिलरली ऑन 27 दिसंबर ऑल्सो देर आर मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 2 जो है वो है सेट 1 27 दिसंबर को, मॉक टेस्ट 2 सेट 2 है 27 दिसंबर को 4 o'clock, राइट। और ये सारे सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं होंगे, इनका एनालिसिस भी होगा द वेरी नेक्स्ट डे। यानी अगर 13 को मॉक टेस्ट है तो 14 को उसका एनालिसिस होगा, 27 को मॉक टेस्ट है तो 28 को उसका एनालिसिस होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैथ्स है और सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया गया है, एक बार उसे भी चेक कर लीजिए। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, और मैं चाहूंगी जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दें, ठीक है। द साइट चोजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड। ये देखो ये कैसा क्वेश्चन है, साइट लिखा है, साइट लिखा है, साइड लिखा है, आई साइट लिखा है। आई साइट का मतलब होता है नजर, आंखों के विजन के बारे में ना, कि आपकी आई साइट कितना, अपना विजन कितना है, आप कितनी दूरी तक देख सकते हो, ये सब कुछ है ना। साइड यानी साइड में, और साइट जो होता है वो जगह के लिए आता है कि साइट पर है, यानी किसी प्लॉट वगैरह के लिए साइट का यूज किया जाता है। इसी में लिखा हुआ है द साइट। ये साइट कौन सा है, ये साइट है, एक तो विजन के लिए यूज होता है वो, ठीक है, सॉर्ट और साइट जो होता है। द साइट चोजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग के लिए कौन सा साइट चुना गया होगा, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि साइट है यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं जगह की। जो जगह चूज करी गई है ना स्कूल बिल्डिंग के लिए वो कैसी है, अच्छी है। जो जगह चुनी गई है स्कूल बिल्डिंग के लिए वो अच्छी है। राइट आंसर 1A होगा। सेकंड पे अब हम लोग चलेंगे। सेकंड ये रहा, द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को कंसिडर कर लेना चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन हम लोगों ने शायद ही बार बार कर रखे होंगे, जुलाई 2016 के क्वेश्चन है, 17 18 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 16 है। द मैटर मस्ट बी कंसिडर, मैटर को कंसिडर कर लेना चाहिए। कैसे कंसिडर कर लेना चाहिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन या फ्रॉम या ऑन या एट हमें दिया गया है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो अगर वैसा होता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है, पर अगर हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है तो फ्रॉम आएगा यहाँ पे। राइट आंसर ए होगा। अगर आप लोगों का आंसर सेम है तो थम्स अप कर दीजिए। 1 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 भी हो गया, थम्स अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। और ध्यान रखना है गाइज, अपने मार्क्स लेते जाना है। मैं 10 पे पूछूंगी आप सभी से कि कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर कर लिए, तो अगर आपने नहीं करे हैं स्कोर तो आप बताइएगा, और अगर कर लिया है तो नोट करके रखिए। कोई भी एक अगर गलत होता है सिर्फ एक डॉट लगा के छोड़ दीजिए, कोई भी एक डॉट लगा के छोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पता चलता रहेगा कि कितने आपने रॉन्ग करे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द पुअर विलेजर्स
have waited in the bitter cold for more than 2 hours now. देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए, पुअर विलेजर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं या वेट कर चुके हैं, यहाँ पे बोला जा रहा वेट कर चुके हैं, हैव वेटेड वेट कर चुके, इन द बिटर कोल्ड चुभने वाली ठंड में वेट कर चुके हैं, फॉर मोर देन 2 hours। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, नाउ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी भी बोलने के समय पे भी वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो विलेजर्स हैं, एक से ज्यादा है, इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आ सकता है, बिल्कुल सही है, हैव बीन वेटिंग आ सकता है, यहाँ पे हैव बीन वेटिंग आ सकता है, तो ये आएगा। और हैड वेटेड हमारा क्या है, पास्ट है, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग है क्योंकि नाउ लिखा हुआ है। और हैव वेटेड हमने गलत क्यों किया, इसलिए हमने हैव आई होप इट इज फाइन नाउ गाइज, प्लीज चेक हो गया है ये सही। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विद न्यू आइडियाज, है ना। अब देखिएगा, मस्ट अकस्टम्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस अकस्टम वर्ड को पढ़ लेते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए न्यू हो ये वर्ड, वैसे बहुत आता है एग्जाम में, तो आदत हो जानी चाहिए इसके। अकस्टम होना क्या होता है, वर्ब होता है आदत हो जाना। अकस्टम हो जाना यानी आपको आदत हो जानी चाहिए इसकी, या आपको इस में एडजस्ट कर लेना चाहिए, इस नए माहौल में एडजस्ट कर लेना चाहिए। यू मस्ट, अब मस्ट है तो मस्ट अपने साथ वर्ब फर्स्ट तो लेगा ही लेगा। अगर अकस्टम्ड कहीं पे दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसको गलत कर दो। जनरली अकस्टम्ड विद होता है, पर क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, यहाँ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया सबसे पहले। अब यू मस्ट अकस्टम्ड, आपको अकस्टम्ड कर लेना चाहिए, आपको अपने आप को क्या करना चाहिए, ढालना चाहिए, ठीक है। ढालना किसके, न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के अनुसार अपने आप को। योरसेल्फ लिखा हुआ, अकस्टम यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण इसने अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेना है, लेकिन अकस्टम अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, ये हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अकस्टम योरसेल्फ टू भी लेता है और विद भी लेता है। तो विद वाला हमने क्यों चेंज करा, जो है विद वाला क्यों चेंज करा, क्योंकि इसमें ईडी लिखा हुआ था। राइट आंसर अकस्टम योरसेल्फ टू आएगा, इसका राइट आंसर बी, नॉट दिस वन, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आई थिंक इट इज राइट, सब कुछ दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपका 4 सही है और 3 भी सही था तो जल्दी से थम्स अप करिए। 3 और 4 के लिए 5 पे चलेंगे। 4 ऑन कितने मार्क्स आ गए हैं बता दीजिए, अगर कोई गड़बड़ है तो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बट आई होप ये फाइन हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, क्या तुम मुझे दोगे। विल यू लेंड मी, लेंड करना यानी क्या होता है, लेंड करना यानी उधार देना होता है। विल यू लेंड मी, क्या आप मुझे उधार देंगे, ठीक है, क्या आप मुझे उधार देंगे, ठीक है। लेंड करना क्या होता है, उधार देना होता है, और बोरो करना क्या होता है, लेना होता है, ठीक है। बोरो करना, अगर आप बोरो कर रहे हो तो आप ले रहे हो, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको बोरो बोला उधार दे रहा है तो वो आपसे को लेंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेंड एंड बोरो। तो क्या आप मुझे लेंड करेंगे, कितना, फ्यू रुपीज, कुछ रुपीज। अब आप लोगों को पता है ये फ्यू और लिटिल बार बार एग्जाम में आता है। फ्यू का मतलब क्या होता है, नो, और फ्यू का मतलब नो, यानी कि क्या आप मुझे कोई रुपीज नहीं देंगे, ऐसे बोला। तो फ्यू की जगह हम लोग क्या करें, मांग रहे हैं ना, उधार मांग रहे हैं, तो क्या मांगेंगे, अ फ्यू, यानी कि कुछ, सम, क्या मुझे आप थोड़े से पैसे देंगे, है ना। और फ्यू रुपीज है इसलिए फ्यू आएगा। अगर यहाँ पे मनी होता तो फ्यू नहीं आता, मनी होता तो क्या होता, अ लिटिल मनी का इस्तेमाल होता। क्यों, क्योंकि जब पैसा मांग रहे हैं ये अनगिनत होता है और ये गिना जा सकता है, इसका मतलब संपत्ति होता है जनरली, इसलिए अ लिटिल मनी यूज किया जाता है। और फ्यू के साथ अ फ्यू का उपयोग होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, बोरो नहीं, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, ये सही है। एनी नहीं आएगा, नेगेटिव में आता है, ये राइट रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला बी इसका राइट आंसर है। क्या आप सबका बी है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म होता है। 6 पे हम लोग आते हैं। 6 ये रहा, 5 अगर आप लोग का सही हुआ है जल्दी से थम्स अप करेंगे और 6 पे आंसर दे देंगे आप सभी। 6 है, द कार विद अ बर्स्ट टायर हॉल्टेड स्विफ्टली, ठीक है। स्विफ्टली यानी क्या होता है,
आराम से, स्विफ्टली, बहुत मजे से। स्विफ्ट डिजायर होती है ना, एकदम स्मूथ, एकदम स्विफ्टली चलती है, एकदम क्विकली चलती है, फास्ट, बिना किसी परेशानी के, है ना, क्विकली, फास्टली। जैसे स्क्विरल होती है ना, स्विफ्टली चलती है, यानी बहुत तेज, अच्छी से चलती है, ये बोला जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी होगा ना। एक सेकेंड देखते हैं। अब एनी माने क्या होता है? एनी मतलब कोई भी, एनी मतलब क्या होता है? कोई भी। क्या ये सेंस देगा? यहाँ पे लिख कर देखो, बोल कर देखो। क्या तुम मुझे कोई भी पैसा दोगे? कोई भी पैसा दोगे, ये बोलोगे? या क्या आप जब उधार मांग रहे हो, क्या तुम मुझे उधार दोगे थोड़ा पैसा, यही तो बोलेंगे, इसलिए वो नहीं लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 हमारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 6 देख लीजिए। द कार विद अ बर्स्ट टायर, टायर बर्स्ट था, ऑलरेडी खराब हो चुका था, फट चुका था टायर, तो कार जो है वो हॉल्ट हुई, रुकी, स्टॉप हुई, बहुत आराम से, बहुत स्विफ्टली, आराम से, क्विकली, बहुत जेनरसली नहीं, नहीं ना, स्टॉप्ड, अब रुक गई, क्विकली, तुरंत रुक गई। ये हो सकता था कब? जब यहाँ पे ly लगता, तो ये गलत हो गया। जॉल्टेड टू अ हॉल्ट, ये टू अ हॉल्ट का मतलब क्या होता है? टू अ हॉल्ट का मतलब होता है कंप्लीटली, क्या होता है? कंप्लीटली होता है। और जॉल्टेड का मतलब क्या होता है? जॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड है ना, ये फंस गई, रुक गई, जॉल्ट हो गई, अटक गई, राइट। तो जॉल्ट हो गई कंप्लीटली, तो राइट आंसर हमारा जॉल्ट होगा। स्टॉप्ड फास्टली, फास्टली इज नो वर्ड, आप लोगों को पता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है, ly इज नो वर्ड एक्चुअली, तो ये भी गलत हो गया फास्टली के कारण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जॉल्टेड टू अ हॉल्ट। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ गया है आपके स्क्रीन पे 7। अगर 6 आप लोगों का DM बढ़िया थी। व्हाट इज DM? DM क्या होता है? मुझे नहीं पता, बता दीजिए। Many incidents of the last month seem unimportant when viewed in perception, prospective, perspective या perceptive। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ये वोकैबुलरी का है, कई बार idioms and phrases जो होते हैं वो क्या होता है? अच्छा, एकदम बोला गया है, वेरी गुड, एकदम बढ़िया थी, ओके। चलो, मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो थे वो कैसे लगते हैं? अनइम्पॉर्टेंट से लगते हैं व्हेन व्यूड इन परसेप्शन, जब परसेप्शन में देखा जाता है तब। तो व्हाट इज परसेप्शन? ये मेरा परसेप्शन है, ये तुम्हारा परसेप्शन है, ये हमारा विचार है, ठीक है, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी सोच है, ठीक है, इन माय परसेप्शन, इन माय व्यू, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? व्यूड इन पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पे। ये पूरा इडियोमैटिक फ्रेज व्यूज इन पर्सपेक्टिव का मतलब है जब उसमें पुनर्विचार किया गया तो पता चला बहुत सारे इंसिडेंट्स जो थे लास्ट मंथ के वो कैसे थे? अनइम्पॉर्टेंट थे। कब? जब उसको फिर से विचार किया गया, सेकंड थॉट दिया गया, पुनर्विचार किया गया तब, ठीक है। चलिए, अरे कल ही करवाए हैं पैराजंबल, सेशन तो देखते ही नहीं हो आप लोग। मनीष, कल रात को पैराजंबल का लॉन्ग सेशन आया था, पूरे 55 क्वेश्चंस बैक टू बैक मैंने पूरे ट्रिक्स के साथ करवाए थे। यू हैव नॉट सीन द सेशन, यू हैव नॉट इवन गॉन थ्रू द वीडियोस जो आ रहे हैं अभी, और बस ऑर्डर देना आता है यहाँ पे। दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक अगर आपका सही हुआ है तो 7 on 7 दे दीजिए खुद को, और अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइए अभी, ठीक है। The youths jostled their way in the crowd. यूथ ने क्या करा? जॉसल करा अपने वे को। क्या करा? जॉसल करा। What is जॉसल? जॉसल यानी क्या होता है? धक्का मुक्की। धक्का मुक्की करके क्या करा उन्होंने? रास्ता निकाल लिया उन्होंने, अपना जॉसल द वे निकाल लिया उन्होंने, कैसे भी करके हिल डुल के जॉसल कर करके क्या कर लिया? रास्ता निकाल लिया, ठीक है।
तो द यूथ जॉसल देयर वे इन द क्राउड, क्राउड में उन्होंने रास्ता निकाल लिया, या ओवर द क्राउड, क्राउड पर, या अमंग द क्राउड, या थ्रू। अमंग कब आता है? जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, ठीक है। बिटवीन कब आता है? जब दो की बात हो रही हो। ओवर कब आता है? जब आप पूरे एंटायरली की बात कर रहे हो, कंप्लीटली की बात कर रहे हो। और थ्रू कब आता है? थ्रू आता है इसलिए ये पूरा भीड़ है या ये पूरा एरिया है, आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से, एक मिनट, यहां से जाना है और यहां से निकल जाना है। दिस इज कॉल्ड थ्रू, से होकर गुजरना। जैसे जंगल में है, आप एक तरफ से एंट्री किए, दूसरी तरफ से निकल गए, तो आप जंगल से होकर बाहर आ गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड से होकर गुजरना, ओके। तो अब क्राउड है, देखो अब ये पूरा जगह है, यहाँ पे पूरे में क्राउड ही क्राउड है, क्राउड ही क्राउड है, क्राउड है, भीड़ है, भीड़ है। अब उन्होंने अपना रास्ता निकाला, कैसे? भीड़ के से होकर गुजरे, पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर गुजरे, पर वो निकल लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसीलिए थ्रू आएगा, है ना। बिल्कुल होकर गुजरने के लिए, पता नहीं कैसे उन्होंने रास्ता निकाला, बट फाइनली दे केम आउट ऑफ इट। उन्होंने धक्का वक्का देकर अपने आप को बाहर निकाल लिया, इसलिए से होकर गुजरना के लिए थ्रू का उपयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप जरूर करिए गाइस, क्योंकि थोड़ा सा ये था जो टफ था, ठीक है। आइए 8 हो गया हमारा, 9 पे अब हम लोग चलेंगे। 9 ये रहा, व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट इज दैट, आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट के साथ गलत क्या है, ठीक है। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट क्लॉज है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट के साथ जो गलत है ना, वो ये है कि इवन इफ the two premises are true, अगर दोनों premises, दोनों प्रस्ताव true हैं, then the conclusion isn't necessarily true, then यहाँ पे then the conclusion isn't necessary, तो भी जरूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है अगर ऐसा हो कि दोनों premises भी true हो, तब भी जरूरी नहीं है कि दोनों जो conclusion आएगा वो necessarily true ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए द कंक्लूजन सब में सेम है, द कंक्लूजन सब में सेम है, इसमें क्या कर दिया गया है? एस लगा दिया गया है, ठीक है। तो कंक्लूजन तो एक ही निकलेगा ना, रास्ते भले से 2, 3, 4, 5 आपने तैयार कर लिए, रिजल्ट तो एक ही आएगा, तो कंक्लूजन्स नहीं होगा, पहली बात तो, इसलिए हम इसको कट कर देंगे, राइट। अब आते हैं कंक्लूजन से, कंक्लूजन इज फॉल्स, कंक्लूजन इज फॉल्स यानी कंक्लूजन गलत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये सेंस अलग दे रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को देखेंगे तो विल बी ट्रू, कंक्लूजन ट्रू ही होगा, पर यहाँ पे क्या कर रहा है? जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो सही ही हो। अगर दो प्रीमाइसेस ठीक हैं तो भी जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर जो है वो सही हो, ठीक है। तो ये बोलने के लिए जो यहाँ बोला गया ना, वो इनमें से किसी में नहीं बोला गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर, क्योंकि इज आएगा, इज सही है, ग्रामेटिकली देयर इज नो एरर, तो हम इसको एरर नहीं मानेंगे, देयरफॉर द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, ओके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 9 हो गया है, और 9 का राइट आंसर है डी। और इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। 10 में मैं आपको बता दूं 10 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किया है वो आप लोगों को बताना है। अब मैं फिर से पूछूंगी नेक्स्ट 10 में। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगी, एसएससी स्टेनो अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी स्टेनो अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं और अगर स्कोर कार्ड कम आ रहा है तो इस पर हम लोग बात करेंगे आज शाम को। और दूसरी बात, कल एक मॉक टेस्ट आ रहा है स्टेनो के लिए, जिसमें आ रहे हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जरूर से देखिएगा, उन सारे 100 क्वेश्चन के टेस्ट को जरूर ले लीजिएगा। और पूरा जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसका एनालिसिस भी होगा, तो एनालिसिस भी ले लीजिएगा, उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, He is entitled to a reward for honesty. Honesty के लिए, ईमानदारी के लिए उसको क्या दिया गया? रिवॉर्ड दिया गया है, उसका नाम उल्लेख किया गया, एंटाइटल्ड किया गया, उसको समवेयर उसको समर्पित किया गया है। ये ऑनेस्टी का रिवॉर्ड जो है वो उसको दिया गया है, ठीक है। तो एंटाइटल के साथ टू लगता है, ये चीज सही है ना, टू लगता है, लेकिन वर्ब फर्स्ट जो है वो इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बी, और बी के साथ दो ही वर्ब आ सकते हैं, या तो वर्ब 3 या फिर वर्ब
4 है ना, 1 और 2 तो नहीं आ सकता है, तो 4 यहाँ पे होगा नहीं। पैसिव है, ही इज एंटाइटल्ड टू, उसका नाम एंटाइटल किया गया है, मतलब वो एक्शन नहीं कर रहा है, तो पैसिव है, इसलिए बी के बाद वर्ब थर्ड, और ये अपने साथ टू लेता है, इसलिए टू आएगा। दोनों चीजें मिला के अगर हम देखें तो दिया हुआ है सब कुछ सही, इसलिए सिर्फ टाइटल नहीं आएगा, अलग सेंस टाइटल यानी सरनेम होता है। एंटाइटल्ड के साथ प्रपोजिशन नहीं है और यहाँ पे प्रपोजिशन आना चाहिए, इसलिए ये गलत। एंटाइटल सिंगल सॉरी वर्ब फर्स्ट है जो कि बी के साथ नहीं आता, इसलिए ये गलत। और नो इम्प्रूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा 10 का नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप लोगों का है, ऑलरेडी मैंने अपने उस क्लास में बता दिया था बेटा, आप लोग जो लोग रेगुलर हैं, जिन लोगों को पता है इस बारे में, वो आंसर क्यों नहीं देते हैं कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सिनोनिम एंटोनिम भी हम लोग करेंगे, बोला था ना मैंने। आप लोग बताइए, यहाँ पे ध्यान ही नहीं रखते हैं। चलिए 10 राइट आंसर डी होगा। इसी के साथ 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं जल्दी से बताइए। अब 11 पे आ गए। 10 अगर आप लोगों का पूरा सही हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, जल्दी से थम्स अप करेंगे 10 के लिए। नेक्स्ट पे आएंगे 11 पे। हर वर्क अ ग्रेट इंप्रूवमेंट शोड लास्ट ईयर, उसका जो वर्क था लास्ट ईयर, बस दो चीज हमें पता है, लास्ट ईयर का मतलब क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हैव हैज दे रखा है तो गलत होगा, नहीं दे रखा है उसका वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब ही आता है, तो यहाँ पे हमें वर्ब दिख ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट दे दिया है सीधा, गलत है ना। तो हर वर्क शोड आएगा सबसे पहले, इसमें लिखा हुआ है शोड व्हाट, अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। शोड इंप्रूवमेंट, कितना इंप्रूवमेंट, अ ग्रेट, यानी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, ठीक है। तो उसके वर्क ने दिखाया क्या, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया। राइट आंसर हमारा यही होगा। इसमें शोड को बाद में कर दिया गया है, इसमें शोड को बीच में कर दिया गया है, इसमें शोड को बाद में कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस हैं। तो राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं लगता ये किसी का गलत हुआ है। 11 गलत हुआ है क्या किसी का, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर ए होगा। अगर आप लोगों का भी ए हुआ है तो आप लोग सही कर लीजिए इसको और थम्स अप कर दीजिए। और 12 पे आ जाइए जल्दी से। 12 ये रहा आप लोग के सामने। विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा वो वाला था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं पेपर की डेट क्या सेम है क्या इसकी और उसकी। देखो 31 जुलाई पेपर 2 यहाँ पे है, और ये वाला भी 31 जुलाई पेपर 2, एक जैसा क्वेश्चन है दोनों, और जुलाई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। विल यू, अब यहाँ पे क्या है, विल यू यानी विल आ गया, यानी कि मॉडल, विल क्या है हमारा मॉडल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया। अब विल को अपने साथ चाहिए क्या, यहाँ पे तो एटलीस्ट वर्ब है, चलो बीच में उसने एडजस्ट कर लिया, पर इसको तो हमें खुश करना पड़ेगा ना मॉडल को। तो विल यू के बाद क्या आएगा, विजिट एंड कम, दो चीजें, विल यू कम एंड विजिट मी, क्योंकि आगे क्या है, आगे क्या है, प्रेपोजिशन है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो विल यू विजिट एंड कम मी, ऐसा तो होगा नहीं, विल यू कम एंड विजिट, पहले कम होगा फिर विजिट होगा, तो विल यू कम एंड विजिट, विल यू कम एंड विजिट यही होगा। तो कम एंड विजिट आ जाएगा एक साथ, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। विल यू कम टू मी होता, पर टू लिखा हुआ नहीं है, तो विल यू कम एंड विजिट, कम के बाद वाला प्रोसेस है, कम तो बिना आईटीवी है, बिना प्रोजिशन के भी आ सकता है। विल यू कम एंड विजिट मी, और मुझसे मिलोगे, तो दोनों चीजें ए में ही है, बी गलत, सी गलत और डी भी गलत। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। इज इट ओके, सही है सबका, हो गया है, थम्स अप कर दीजिए। चलिए अगले वाले में चलते हैं 13 पे। 13 ये रहा आपके सामने, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 31 जुलाई चल रहा है, पेपर 2 चल रहा है, बस एडजस्टमेंट ऑफ द सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्ब आएगा अगर जरूरत हो तो। चलिए यहां देखते हैं योर हेयर नीड्स। अब देखिए गाइस, यहाँ पे योर हेयर जो है ना, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, इसके बाद आता है वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब भी दिया गया है
और जैसा कि हमारा हेयर जो है ना वो सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर है। यहाँ तक ठीक है। नीड्स व्हाट, कटिंग, कटिंग क्या है हमारा, जीरंड है। अब जहां जहां पे नाउन आ सकता है वहां वहां पे प्रोनाउन और जीरंड भी आ सकता है। एज एन ऑब्जेक्ट ये भी आ गया है, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब नीड्स कटिंग, कटिंग चाहिए। तुम्हारे हेयर देखो कैसे शैबी हो रहे हैं, बिखरे हुए हो रहे हैं, अजीब से लग रहे हो, तो तुम्हें मतलब कैसे लग रहे हो, बैडली हेयर नीड चाहिए, मतलब बैडली का मतलब बुरी तरीके से आवश्यकता है। इसका मतलब ये बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है कि तुम्हें आवश्यकता है हेयर कट की बहुत ज्यादा। इस बैडली का मतलब बुरी तरीके से, खराब तरीके से नहीं बोलने का मतलब है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारे हेयर को, किसकी, कटिंग की। तो ये हमारा बैडली इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होता है ना गाइस, तो ट्रांजिटिव है तो पहले ऑब्जेक्ट लेगा और एडवर्ब जो है उसका बाद में आ जाएगा। जैसे अकस्टम्ड वाले में अकस्टम योरसेल्फ टू आया था, प्रपोजिशन लेता है पर ऑब्जेक्ट के बाद में। उसी तरीके से ये वाला जो होगा हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये कौन दे रहा है, ऑप्शन C/D। ऐसे एग्जाम में करके आओगे, सही चल जाएगा क्या, ध्यान रखिएगा, नहीं चलता है तो आप एक आंसर पे स्टिक होइए। और एक और बात बता दूं गाइस, मैं जो आज क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूं, इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिनमें कई जगह कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एसएससी ने क्या किया, फिर जहां जहां कंट्रोवर्सी थी ना वहां बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू ऑल दे दिया। तो मैं आपको, हाँ रियली बैड होता तो रियली बैड, योर हेयर नीड्स कटिंग, रियली बैड यानी तो बहुत खराब, नहीं नहीं, योर हेयर आर रियली बैड या योर हेयर इज रियली बैड, यू नीड कटिंग बैडली, अप्रोप्रिएटली तो यही होता, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अब चलो, हाँ मैं बात कर रही थी उसकी, 14 नंबर आ गया है। मैं आपको बात क्या कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें कंट्रोवर्सी है, मैं सही आंसर बताऊंगी आप लोगों को। एसएससी ने उन बहुत सारे क्वेश्चन पे क्या बता रखा है, बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू ऑल मतलब कोई भी आंसर अप्रोप्रिएट नहीं दे रखा है, तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। इफ ओनली ही कैन स्विम, इन सेशन में से बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं गाइस, क्योंकि क्या होता है, कंसेप्ट आप लोगों को आइडिया हो जाता है, कंसेप्ट है ना वो पूरे रिपीट होते हैं, और कंसेप्ट के लिए ही हम लोग कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट के सेशंस को देखते हैं, यही कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको कर लें, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अटेम्प्ट सारे करिए, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको वो नहीं मिलेगा, इंप्रूवमेंट टू ऑल, सॉरी बेनिफिट टू ऑल। जो अटेम्प्ट करता है उसी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इफ ओनली ही कैन स्विम, इफ ओनली ही कैन स्विम। अब इसमें इफ ओनली का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। इफ ओनली का मतलब होता है काश, और काश के लिए और क्या वर्ड होता है, इफ, या फिर होता है आई विश, आई विश, ठीक है, काश या आई विश। तो इफ ओनली काश वो स्विम कर सकता, इसका मतलब वो स्विम करता नहीं, इमेजिनरी आ रहा है सेंटेंस, है ना। इमेजिनरी वाली सेंटेंस में हमें कौन सा वर्ब यूज करना पड़ता है, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ता है, और कैन का ही सेकंड फॉर्म करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैन का सेकंड फॉर्म कुड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग वुड कर लेंगे ना, वुड कर लेंगे ना हम लोग, तो वुड का मतलब क्या हो जाएगा कि वो स्विम करता था, पास्ट हैबिट को बताता है, तो ये इस सेंटेंस से मैच नहीं करेगा, इसलिए वुड को काट देंगे, विल को कट कर देंगे, कुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सबका होगा, मुझे लगता है कुड इसका राइट आंसर। देखो अर्पिता, अभी आप वुड बोल रहे हो, गलत बात है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 15। स्ट्रिक्ट एग्जामिन माई होमवर्क, स्ट्रिक्ट एग्जामिन माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को एग्जामिन करो स्ट्रिक्ट तरीके से। पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली एग्जामिन माई वर्क, है ना, या बोला जाता कि प्लीज स्ट्रिक्ट तरीके से, सख्ती के साथ मेरे होमवर्क को क्या करो, सी करो, चेक करो, इन्वेस्टिगेट करो, या फिर एग्जामिन करो। तो होमवर्क को क्या किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है, या इन्वेस्टिगेट किया जाता है, या एग्जामिन किया जाता है। बताइएगा आप लोग से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है इसके आंसर को, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, होमवर्क क्या होता है, एग्जैक्टली चेक होता था,
और कुछ लोगों का कभी नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि जब चेक होने की बारी आती होगी कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के गायब हो जाते होंगे, और जब पकड़े में आ जाते होंगे तो और अच्छे एक्सक्यूज बना देते होंगे, है ना। इन्वेस्टिगेट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टिगेट होता है केस, है ना, केस का जांच पड़ताल। जैसे सीआईडी आते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है तो वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस केस का। होमवर्क को चेक किया जाता है, स्कूल टीचर होमवर्क को चेक करती है। सी यानी देखना या मिलना होता है। और एग्जामिन क्या होता है? आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया है तो दैट इज टू एग्जामिन, या कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोसेस है उसको एग्जामिनेशन किया जाता है, राइट। तो एग्जामिन यहाँ पे नहीं होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा? चेक होगा। किया होगा ना, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा? भाग जाते होंगे, कुछ लोगों ने तो ऐसा किया ही होगा। चलिए, तो 15 का राइट आंसर बी होगा। अगर आप लोगों का बी है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे, 16 पे बढ़ जाएंगे, और 16 मेरे सामने आ गया है। अब टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हें सच बताने के लिए, आई एम नॉट देयर लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट को वहां पे नहीं थी, है ना। इफ ओनली के साथ कुड, हाँ बेटा, इफ ओनली का मतलब क्या होता है? इफ ओनली का मतलब होता है काश। आप ना क्यों समझ रहे हो? ओनली इफ नहीं है ये, ओनली इफ नहीं है। ओनली इफ का मतलब होता है इफ को एम्फेसाइज करना। आई विल कम टू योर पार्टी ओनली इफ यू इनवाइट मी, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी ओनली इफ, अगर सिर्फ तुम मुझे बुलाओ। तुम्हारे पेरेंट्स बुलाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स बुलाएंगे, भाई बहन बुलाओगे, मैं नहीं आऊंगी। आई विल कम टू योर पार्टी ओनली इफ यू इनवाइट मी, ये एम्फेसिस है, समझे? ये एम्फेसिस है, समझे? तो ये वाला और ये वाला अलग है। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट नाइट दिया हुआ, लास्ट नाइट इज अ ग्रेट हिंट फॉर एनी एक्सटेंट, तो हमें इज वॉज में, इज में कंफ्यूज नहीं होना है और एम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आई के साथ क्या आएगा? ऑब्वियसली पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो आई के साथ सेकंड फॉर्म में जनरली क्या आता है? वॉज आता है। ये वो वाला काश वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 बी अगर आप लोगों का भी है तो जल्दी से थम्स अप करिए। 17 पे चल दीजिए। द शेरिफ अरेस्टेड द हैंडलूम्स फॉर प्लेइंग विद द लॉ, ठीक है, प्लेइंग विद द लॉ। ओनली इफ ओनली, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ओनली इफ में ओनली इफ क्या होता है? ओनली इफ वो होता है, इफ होता है ना, इफ में एम्फसाइज करने के लिए ओनली इफ आता है। ये सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, इफ यू इनवाइट मी, तो इफ के साथ मैंने बोला था कि आप पास्ट फॉर्म लगाओ, नहीं ना, इसमें तो डिपेंड करता है। यहाँ पे पास्ट सिंपल भी लग सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल भी लग सकता है, यहाँ पे परफेक्ट भी लग सकता है। इफ वो वाला ओनली इफ है, लेकिन इफ ओनली जो है उसके साथ हमेशा पास लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलिए, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, लॉ को ब्रेक किया जाता है, लॉ के साथ खेला नहीं जाता है। प्लेइंग विथ समबडीज इमोशन, ऐसे वाला सेंटेंस आता है, पर जब आ गई बात लॉ की तो लॉ को सीधे सीधे क्या किया जाता है? ब्रेकिंग। और फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, इसके साथ हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, तो ब्रेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पे चलेंगे। 18 भी सेम है क्या? आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यार ये कितने क्वेश्चन है? 31 जुलाई का चल रहा है तब से। देखो यहाँ पे 16 क्वेश्चन, फिर 17, फिर 18, सेम है ये दोनों, है ना। बाय मिस्टेक या तो हो गए होंगे या दोबारा से आ गए होंगे। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे स्पेंट, उन्होंने स्पेंड किया यानी बिताया बहुत सारे आवर्स बिताए। कैसे? आइडियली जस्ट सिटिंग इन द सन, सिर्फ सन में बैठे बैठे आइडियल उन्होंने अपने बिताए। तो देखिएगा, दे स्पेंड, उन्होंने स्पेंड क्या बहुत सारे आवर्स। अब आवर्स हमारा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गलती हो सकती है आराम से। देखो, बहुत सारे आवर्स, ये हमारा नाउन है। अब नाउन की तारीफ करने के लिए आता कौन है? हमेशा एडजेक्टिव ही आता है। क्या आपने कभी सुना है मुझसे या किसी और से भी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नाउन को एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब तारीफ कर देता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये एडवर्ब है ना बेटा, एलवाई लग के क्या बन जाता है? एलवाई बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कैसा आर? आइडियल आर। कैसा आर? आइडियल। और ये वाला आइडियल कौन सा होता है? ये वाला आइडियल होता है वो वाला जो हम किसी को आइडियल मानते हैं अपना। और ये वाला आइडियल क्या होता है? फ्री वाला, कि उन्होंने वेस्ट कर दिया अपने आवर्स को। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आइडल, बिना कुछ काम किए, इनएक्टिवली, राइट। तो राइट आंसर हमारा एडजेक्टिव के कारण बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 बी। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है तो प्लीज शेयर करिए। अच्छा, लड़ाई हो रही है, हमारी टीम इसको देख लेगी, ठीक है। आप लोग पूरा कंसंट्रेशन करिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसके साथ ही आप लोगों को बताना है अपना स्कोर, 20 में से 20 या 20 में से 19, जितने भी आए आप लोग मुझे बताएंगे अभी, ठीक है। देयर आर मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेज, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज कुड बी प्रिवेंटेड। बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और ऑलमोस्ट ऑल। इन्हें कोरोना के बारे में तब तक पता नहीं हुआ क्योंकि 2016 का पेपर बनाया ना इन्होंने, तब तक इन्हें, इसलिए ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस कुड बी प्रिवेंटेड। ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेबल को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट में है, सबसे पहले यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, इसलिए इसमें देखो डिजीज लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया ना, ऑल के साथ तो आएगा नहीं, डिजीज को डिजीजेस किया जा सकता है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस शुड यानी कि रोकना ही चाहिए, मॉरल ड्यूटी हो गई, रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे, कोरोना जैसा आ गया तो गलत हो गया ये वाला भी। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन, अब कैन क्यों आएगा बेटा, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है हमारा सेंटेंस। कैसे चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा, तो यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे पास्ट जो दे दिया है ये क्या है, गड़बड़ है, तो कुड को हटाएंगे, कैन को लगाएंगे। अब कोई बोल रहा है यहाँ पे भी कैन है, बिल्कुल, इसमें डिजीज लिखा हुआ है ना, ऑल के साथ ये डिजीज का मैचिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हमने ऑलरेडी काट दिया है। शुड मॉरल ड्यूटी बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है, इसलिए इसको काट दिया। टीवी क्या होता है, देखो टीवी क्या होता है, टीवी होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, टीवी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और वो वर्ब्स जो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने पर व्हाट का या हुम का आंसर देते हैं। व्हाट यानी होता है क्या, और हुम यानी होता है किसको, ठीक है। वो वर्ड्स जो होते हैं टीवी कहलाते हैं, जो व्हाट का या हुम का आंसर देते हैं। जो व्हाट का या हुम का आंसर नहीं देते उन्हें आईटीवी यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। और आईटीवी यानी कि इंट्रांजिटिव जो हमारा वर्ब होता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता क्योंकि ये व्हाट या हुम का आंसर नहीं देता है, ये व्हाट या हुम का आंसर नहीं देता है, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, व्हाट या हुम का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो इनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, इनके साथ हम लगा सकते हैं कभी कभी प्रेपोजिशन, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग क्या है हमारा, आईटीवी है, इसलिए इसके साथ क्या होता है, गोइंग के साथ प्रेपोजिशन लगता है ना। तो क्यों, क्योंकि आईटीवी है तो प्रेपोजिशन लग सकता है। या आई एम होम, मैं कहाँ हूँ, घर में हूँ, आई एम होम, आई एम होम, बी हमारा खुद इंट्रांजिटिव है तो इसके साथ होम आ गया, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन क्या लेता है, प्रेपोजिशन लग जाता है, कभी एडवर्ब लग सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको, प्रेपोजिशन और एडवर्ब लग सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में हो गया होगा आर के। आइए आगे चलते हैं, आईटीवी बता दिया है मैंने, अब चलो आगे बढ़ते हैं। 20 में से मार्क्स बता दो आप सब जितने 21 पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारी स्पीड हो जाएगी ज्यादा और अब हम लोग क्वेश्चंस को काफी मतलब कैसे पता चलेंगे टीवी है आईटीवी, वही बताया। अगर टीवी होगा तो व्हाट या हुम का आंसर देगा, टीवी नहीं होगा तो व्हाट या हुम का आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलो, योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन। देखिएगा गाइज, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। नापसंद जब हम लोग लिखते हैं, नापसंद जब हम लोग नापसंद लिखते हैं तो नापसंद में ना नहीं आता है क्या, नेगेटिव वर्ड हुआ ये, ठीक है, नेगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है। और नेगेटिव होने के कारण इसका जो आंसर होना चाहिए वो डज ही, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन, आपके फैशन के सेंस को आपके हस्बैंड जो है वो नापसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर डजंट ही होना चाहिए, क्या वो नहीं करते, देखो ऐसा भी हो सकता है, क्या वो नहीं करते, नॉट लगा दो आप, पर यहाँ पे नॉट और यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, तो राइट आंसर इसका ये होना चाहिए। पर बहुत सारी जगह आपको कौन सा दिया हुआ है, ये
भी दिया हुआ है, ठीक है। तो योर हस्बैंड डिसलाइक, अब आप इसको इस तरीके से देखो भाई, डिसलाइक करते हैं तो आप इसको नेगेटिव मत मानो, हालांकि इसमें नेगेटिव दिया हुआ है पर आप इसको नेगेटिव मत मानो और फिर आप इसको डजंट ही कर दो, ऐसा है। बहुत सारे आंसर्स में ऐसा दिया हुआ है, पर एसएससी ने इसमें क्या दिया है, बोनस टू ऑल दिया है क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। माई डॉटर इज एज टॉल एज, अब डेट चेंज हो गई है ना, काफी देर से एक ही डेट चल रही थी, अब डेट चेंज हो गई है। माई डॉटर इज एज टॉल एज और मे बी टॉलर देन माई सन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 डिग्रीज एक साथ आ रही है। जब हम लोग बात करते हैं उतनी ही टॉल है मेरी डॉटर या फिर उससे ज्यादा टॉल है ना, या तो उतनी ही टॉल है जितना मेरा सन या फिर उससे ज्यादा टॉल है, दोनों बोला जा रहा है। तो जब दोनों बोला जा रहा है तो दोनों डिग्री पूरी पूरी आती है, एज टॉल एज पूरा और टॉलर देन पूरा, ठीक है। इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एज टॉल एज तो यहाँ पे अच्छा टॉलर तो आएगा नहीं, ये गलत। एज टॉल ये नहीं आएगा, गलत, ये नहीं आएगा। राइट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा। 22, 23 पे चलेंगे। दिस पेंटर, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार आ चुका है हमारे सेशंस में। दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड, ये वाला जो पेंटर है ना ये मोस्ट स्किल्ड है, यानी सबसे ज्यादा कुशल है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। ऑफ ऑल अदर, जैसे ही ऑल अदर आ गया यानी बाकी दूसरों से इसका कंपैरिजन हो गया। जबकि जब हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्किल्ड है तो फिर हम किसी से कंपैरिजन क्यों करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे सबसे ज्यादा स्किल्ड पेंटर है इन आवर टीम, हमारे टीम में सबसे ज्यादा स्किल्ड पेंटर है। ये वाला जो पेंटर है ना वो हमारे टीम में सबसे ज्यादा स्किल्ड पेंटर है। डिसलाइक है तो डज ही, मैंने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया, आप उसको सुन लीजिएगा, आप बीच में नहीं होंगे शायद, ठीक है। पूरा मैंने बताया है, सुन लीजिएगा उसको। ये देखो राइट आंसर 2 होगा क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट स्किल्ड ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव आता है तो हम कंपैरिजन थोड़ी ना करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं होगा यहाँ पे और राइट आंसर हमारा पेंटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस 1975 पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ सिंस का उपयोग किया गया है, ठीक है। सिंस का उपयोग किया गया और इसमें क्या बोला गया है, 1975 से ही, उसी समय से या 1975 से कोई वोल्केनिक एरप्शन जो है वो नहीं आया है। पास्ट की बात है कि पास्ट में बोल रहा है कि 1975 से वहां पे कोई वोल्केनिक एरप्शन नहीं हुआ था। तो जैसे ही सिंस फॉर लगता है हमें इस एमआर में कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे आ जाना है, परफेक्ट पे आना है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे पास्ट का होना चाहिए था, हैड बीन होना चाहिए था। हैड बीन होता तो हम लोग हैड बीन देते, हम हैड बीन देते, लेकिन हैड बीन है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हैड बीन नहीं है तो भी क्या हुआ, सिंस फॉर तो है, इसको तो फॉलो करेंगे। इसके साथ हम लोग ये थोड़ी ना कर सकते हैं, कभी भी वॉज वर एज एम आर नहीं लगा सकते इसके साथ, इसलिए इन सबको काट के हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन को आंसर करेंगे क्योंकि ये अपने साथ परफेक्ट लेगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे, 24 हो गया, 25 पे। 25 है, जॉयस कुड नॉट हेल्प क्राइंग। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कंसेप्ट वाइज, ठीक है। यहाँ पे कुड नॉट हेल्प है, जब भी कुड नॉट हेल्प आ जाता है अरे इसका मतलब क्या, कंट्रोल नहीं कर पाना, लिख लीजिएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। कुड नॉट हेल्प का मतलब है अपने ऊपर नियंत्रण ना रख पाना, वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। बट क्राइंग, अब बट क्राइंग इसका आंसर आएगा। बट जो है ना ये वाला, ये अपने साथ 2 चीजें ले सकता है, या तो बेयर इन्फिनेटिव या फिर जीरेंड, ठीक है। अगर इन दोनों में से चॉइस मतलब आ जाए, दोनों ही दे दिया जाए आप लोगों को, दोनों ही दे दिया जाए तो आप लोगों को प्रेफर इसको करना है, प्रेफर इसको करना है। अगर आ जाए तो एक सेकेंड, मेरे को बेयर इन्फिनेटिव लिखना था। अगर बट क्राई आ जाए और बट क्राइंग आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए तो हम बट क्राई को देंगे, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्राई है पर इसके साथ बट नहीं है, ठीक है। कुड नॉट हेल्प बट, इसका मतलब है वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो रोक नहीं पाया किससे, क्राई करने से, ठीक है। तो जॉयस कुड नॉट हेल्प बट क्राइंग, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बेयर इन्फिनेटिव होता बट के बाद, ये है पर बट नहीं है इसमें, बट क्राई होना चाहिए था, तो हम इसको प्रिफर करते हैं, राइट। कुड नॉट हेल्प बट आएगा, हाँ बट क्राई है नहीं इसलिए हम इसको प्रिफर करेंगे, बट यहाँ पे राइट होता, अगर होता तो हम इसको प्रिफर करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 26 पे। आई मेट अ जेंटलमैन, मैं एक जेंटलमैन से मिली
हु आई बिलीव टू बी अ एक्टर, जो मुझे लगता है कि एक्टर है। ये सेंटेंस आता है ना आप लोगों के पास, हु आता है, हु आता है, फिर आई बिलीव, आई कंसिडर, ही थॉट, ही बिलीव, ही कंसिडर, ये वाला होता है। तो इसको तो हम ऐसे मानते हैं, और फिर इसके बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब आता है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो एक्टर है तो एक्टर अपने साथ क्या लेता है, एन लेता है। तो ये आंसर होगा, हु आई बिलीव इज एन एक्टर। यहाँ पे एन आएगा, ए नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। और हु के साथ आई बिलीव के बाद टू भी नहीं आता है, तो ये गलत। तो ए का एन करेंगे, आई बिलीव ऐसा का ऐसा रहने देंगे, तो राइट आंसर ये होगा। हुम नहीं होगा, क्योंकि हुम के बाद ये नहीं आता है। हुम के बाद क्या आता है, नहीं मैंने बट आ गया ना, तो बट के साथ या तो आप सिर्फ जीरन लगाएंगे, बट वाला है, नथिंग बट वाला, देखो वो वाला कंसेप्ट है, ये कंडीशनल वाला कंसेप्ट नहीं है। नथिंग बट एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बेयर इन्फिनिटिव या जीरन ला सकता है, पर अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो प्रेफर हम बेयर इन्फिनिटिव को करेंगे, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 26 का राइट आंसर ए होगा। ये कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 26 ए बोल रहे हैं, फाइन। अब चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 27 नंबर क्वेश्चन में आपको टाइम जरूर देखना है कि टाइम क्या है, वरना आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। कांट हेल्प के बाद जीरंड होता है, मैंने क्या बोला, कांट हेल्प, नहीं कांट हेल्प बट आएगा ना, नथिंग बट वाला सेंटेंस भूल गए क्या, वहीं पे बताया था मैंने। या तो बट लगा दो आप, या फिर कांट हेल्प के बाद जीरंड लगा दो, हाँ ये सही है, पर है नहीं ना, ये ऑप्शन ही नहीं था। हुम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है मैंने बहुत बार। हु जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, हु जो होता है वो अपने साथ वर्ब लेता है डायरेक्टली, ठीक है। और हुम जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है, उसके बाद वर्ब लेता है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा है, हु के बाद कई बार आपको देखने मिलेगा आई बिलीव, आई कंसिडर, ही थिंक, ही बिलीव, ही, या आई थिंक, ही थिंक्स, ही थॉट, ही बिलीव्ड, ऐसे करके आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये वाला जो है ना, इसको आप ऐसे रखो, ऐसे एनवेलप में, यानी ब्रैकेटेड कर दो इसको। तो मतलब क्या है, ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इसको इग्नोर मारो। इसके बाद अगर आपको इस दिख रहा है तो 100% श्योर है कि हु आएगा, क्योंकि हु ही अपने साथ वर्ब लेता है। सब्जेक्ट दिखता ही नहीं, इस वाले कंसेप्ट में सब्जेक्ट आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग आफ्टर यू हैव डन टॉकिंग मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाइए कब, लॉन्ग आफ्टर। लॉन्ग आफ्टर जो है ना, यहाँ पे हमें इंस्टिगेट कर रहा है। ट्वेंटी 27 में, एक बार मैंने देखा नहीं है ऑप्शन, एक मिनट देखो, यू आर डन टॉकिंग, एक मिनट, आई एम डन, इफ यू से आई एम डन, ही इज डन, ठीक है, या आई एम डन, ही इज डन, दे हैव डन, दे आर डन, इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं, समझ लीजिएगा। टेंस को भी ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या यूज करा है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग होता है फिनिश्ड। आई एम डन मतलब अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम डन, आई एम फिनिश्ड, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू मोर, इसका मतलब ये होता है। आई एम फिनिश्ड, आई एम डन, आई कैंट हेल्प यू, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये समझ लिया। अब देखो, लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय के बाद, लॉन्ग आफ्टर यू हैव डन। यू हैव डन का मतलब क्या होता है बेटा, यू हैव डन का मतलब होता है यू हैव डन, आपने कर लिया है क्या, टॉकिंग। ये गलत है इसका यूज, इसका आंसर क्या होगा, यू आर डन, यू आर डन, यू फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड, क्या फिनिश हो गया, टॉकिंग, टॉकिंग इज फिनिश्ड, यू आर डन मतलब टॉकिंग इज फिनिश्ड। टेंस देख लीजिए, आई एम डन, ही इज डन, दे आर डन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर डन, ये वाला टेंस आएगा। ये तो आएगा नहीं, गलत है। यू हैव डन का मतलब तुम काम कर चुके हो, कौन सा, टॉकिंग वाला, तो ये गलत हो गया, राइट, तो ये भी नहीं लगेगा।
तो ये आएगा, इसका ये कंसेप्ट है और इसका ये मीनिंग है। यू आर डन, आई एम डन, ही इज डन, यानी कि आप लोग फिनिश कर चुके हो काम को। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कंसेप्ट में बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से आप चाहें तो सुन सकते हैं। 26 यहाँ पे दोबारा से पूछा जा रहा है, एक मिनट 26 देखूं, ये रहा ना, अरे अभी तो बताया था। 26 में प्रॉब्लम क्या है? आई मेट अ जेंटलमैन हु आई बिलीव। अब मैंने आप लोग को अभी बताया है, दोबारा से बता देती हूँ। हु आता है और हुम आता है। अगर आप लोगों को ये देखना है तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही इज, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज, तो हु जो होता है ना वो अपने साथ वर्ब लेता है, इसलिए हु के साथ इज आएगा। हुम जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर यहाँ बीच में आपको आई बिलीव, ही बिलीव, ये सब कुछ दिखाई दे जाए, अगर आपको आई बिलीव, ही बिलीव, आई थॉट, आई कंसिडर्ड, या ही थिंक्स, ही कंसिडर, या दे डिसाइडेड, ऐसे करके दिख जाए ना, तो क्या करेंगे? इनको ऐसे मानेंगे, अरे ये स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स क्या है? स्टिकर्स हैं, इनको उड़ा के फेंक भी सकते हो आप, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हु के बाद इज आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड यहाँ पे एक्टर के लिए आया, बिल्कुल आएगा। हुम के बाद कभी इज आता है? नहीं आता है, क्योंकि मैम ने क्या समझाया, हुम अपने साथ सब्जेक्ट लेता है, तो क्या होता है? हुम नहीं आएगा यहाँ पे, कट कर दो। हु के बाद मस्ट, अरे मस्ट भी, हु मस्ट भी, इसका मतलब आई बिलीव का कोई यहाँ पे क्या हुआ? टू माई बिलीफ, इस तरीके का तो आता नहीं, मैंने बताया ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो गलत हो गया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो प्लीज थम्स अप करके अश्योर कर दे मुझे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 आ गया आपके सामने, ये रहा। The foreign minister said that maintaining cordial relations with our neighbor becomes the key. Foreign minister ने कहा कि maintaining का मतलब क्या होता है? maintain करना, gerund है और gerund can be a subject। तो ये वाला gerund क्या है हमारा? ये वाला gerund हमारा subject है। अब subject है, किसी को डाउट हो रहा है तो देख लीजिएगा। इस foreign minister said, foreign minister ने कहा, क्या कहा? कि this sad के बाद जो की आया है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेंटेनिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि मेंटेनिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जीरंड है, ठीक है, जीरंड है, सब्जेक्ट हो गया। अब मेंटेनिंग व्हाट? कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करना विद आवर नेबर्स, हमारे नेबर के साथ मेंटेन करना कॉर्डियल रिलेशन, लविंग रिलेशन, प्यार वाला व्यवहार रखना हमारे नेबर के साथ। बिकम्स बन जाता है क्या? की, चाबी बन जाता है। क्या ये कोई फ्रेज होता है? बिकम्स द की, हाँ, या होल्ड द की? होल्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, वर्ब हमारा जीरंड है, वर्ब हमेशा कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको काट देंगे। अब वर्ब सिंगुलर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। नाउ द थिंग इज कि हमें क्या करना है? हमें आना है कंसेप्ट पे। क्या कंसेप्ट आएगा? इज अ की आएगा, बिल्कुल सही है, इज द की आएगा, सॉरी इज द की आएगा। क्यों? क्योंकि इज द की, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, या जो भी ऐसा होता है फ्रेज, वहां पे इज द की आता है। इज द की मतलब वो ही आपकी सफलता की है, उसी थ्रू आप सफल हो सकते हो। तो इज द की एक ऑलरेडी सेट फ्रेज है जिसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। बिकम्स नहीं आएगा, राइट आंसर क्या होगा? इज द की होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्ट है ही नहीं, पास्ट नहीं है, ये जनरल सेंटेंस है। कॉर्डियल रिलेशन बनाना नेबर के साथ, वो की है सक्सेस का, ये जनरल सेंटेंस है, इसमें पास्ट क्यों रखेंगे? कि था, अब चेंज हो गया, अब कोई और बन गया, क्या ये बताना चाहते हो? पास्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगले वाले पे चलेंगे। 28 खत्म हो गया, 29 पे जो आपके सामने आ गया है ये, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप में से सब इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, पास्ट है ना? अरे नहीं, पास्ट नहीं काम आएगा, और हैबिचुअल भी नहीं है। इट इज अ सेइंग, इट इज अ जनरल सेइंग, कहावत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, Those दिवाली सेलिब्रेशन was वंडरफुल, वो वाला दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन जो था ना वो कैसा था? वंडरफुल था, मतलब खूब मजा आया, खूब एंजॉय किया आपने, ठीक है। तो दिवाली सेलिब्रेशन किसके बारे में बोला जा रहा है? दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में। यहाँ दोज है और यहाँ दीज है। सिंगुलर आएगा ना दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेशन हमारा सब्जेक्ट है। दोज किसके साथ होता है? सेलिब्रेशंस, ठीक है, तो दोज होता, या दीज भी तभी होता, प्लूरल के साथ आता है। हम लोग पढ़ते हैं ना दिस और दैट,
दिस और दैट पढ़ते हैं। दिस किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। जहां पे पास में हो उसको हम बोलते हैं दिस पर्सन, ठीक है, पास में है तो दिस पर्सन, दूर चला गया तो दैट पर्सन, राइट। तो ये डिस्टेंस के लिए हो गया दिस दैट, दोनों सिंगुलर के लिए। अगर पास में है पर एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं? दीज का यूज करते हैं। और अगर पास में दूर में है और एक से ज्यादा है तो हम दोस का यूज करते हैं। पर किसी भी केस में ये दोनों प्लूरल के लिए आते हैं। तो दिवाली सेलिब्रेशन हमारा सिंगुलर है, कट कर देंगे इन दोनों को। थिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, एम ही दे दिया है, तो राइट आंसर थिंग भी नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर हमारा? दैट होगा। इज इट क्लियर? यस। अगर सही हो रहा है, आपका सही है, तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया और अब हम लोग आ गए हैं 30 पे। अगर आपका 30 भी सही होता है तो आप लोग जल्दी से स्कोर कार्ड बता दीजिएगा अपना कि 30 आपका क्या आंसर है और आप 30 के साथ साथ आपके कितने आंसर सही हो गए, ठीक है। रमन एज वेल एज अमर हमारा क्वेश्चन है। रमन एज वेल एज अमर कमिंग। रमन एज वेल एज अमर। अब यहाँ पे एज वेल एज का सेंस क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका, ये आप बताएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कब बोलते हैं? कोई भी प्रेपोजिशन, टू है, ऑफ है ना, इन है, इनको तो हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रेपोजिशन एक शब्द से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेपोजिशन फ्रेज। ये एक शब्द से ज्यादा है तो क्या आंसर आएगा? इज आएगा? बिल्कुल सही, इज आएगा। क्यों? रमन एज वेल एज अमर, तो रमन के साथ साथ अमर भी आ रहा है, तो हमारा प्राइम सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? रमन ही रहा, तो रमन के कारण हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। शुड नहीं आएगा, मॉडल नहीं आएगा, मॉडल के साथ कभी भी वर्ब फॉर नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, चलिए इज यहाँ पे राइट आंसर है। 30 हो गए। मार्क्स बताना है अब आप लोगों को। अपने नोट आपको क्या करना चाहिए? डॉट लगाना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो डॉट लगाया करो, बोला है मैंने आप लोगों को, तब आप लोग को पता चलता रहेगा। जैसे एक डॉट लगा के छोड़ दोगे, दूसरा डॉट लगा दिया, तीसरा डॉट लगा दिया, इसका मतलब जितने डॉट्स उतनी गलतियां। ध्यान रखो डॉट्स कम हो, ठीक है। 31 द पेरेंट्स कुड नेवर गेस what the words meant or who her dangerous teen idol was। ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिनों पहले ही करा था। देखो, the parents could never guess, पेरेंट्स कभी गेस नहीं कर पाए what the words meant, कि उन शब्दों का मतलब क्या था। कुछ लोगों ने बताए हैं मार्क्स, वेरी गुड, 10 on 10 बताए, नहीं 10 ही इन्होंने किया होगा। 19 बताया है नितिन ने, और 26 बताए हैं, 23 बताए हैं। ओके, यानी कि 26 एवरेज 26 अगर आ रहा है आपका तो बिल्कुल सही है, मतलब। और अगर 19 आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं गाइस जो बार बार आप लोग के एग्जाम में होते हैं। हम लोग करेंगे आज ना 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, 50 कर लेते हैं। उसके बाद के सारे ऐसे हैं जो 2017 2018 है, तो वो हम ऑलरेडी पेपर में कर चुके हैं, है ना। तो 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत आराम से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। व्हाट द वर्ड्स मेंट, कि शब्दों का मतलब क्या था। ये पास्ट है, ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो पास्ट ही आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो MOAN, मोन करना, मोर्निंग वर्ड सुना है ना, MOAN, मोन करना क्या होता है? क्राई करना। तो वर्ड्स मोन तो नहीं करते हैं और प्रेजेंट दे रखा है तो सेंस यहाँ पे नहीं होगा। एक्सप्लेन, वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं करते, आप वर्ड्स को एक्सप्लेन करते, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 31 का? नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। राइट आंसर 4 होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अब चलेंगे 32 पे। 32 ये रहा, स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स विल बी क्रिटिक्स फॉर डीलॉजिंग द बैलेंस। अब इसको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है, आप इस पे आ जाइए, विल बी क्रिटिक्स पे। ये हमारा मॉडल, ठीक है। मॉडल अपने साथ क्या लेता है? वर्ब फर्स्ट लेता है, तो इसने क्या ले लिया? बी ले लिया, जो क्या था? वर्ब फर्स्ट हो गया। यहाँ तक तो सही है, पर बी के साथ कभी भी ऐसा वाला नाउन आता है क्या? क्रिटिक्स वाला नहीं आता है, तो क्या होगा? हाँ, मोन करना यानी विलाप करना, क्राई करना, कई बार चिल्लाना भी होता है मोन करना, ठीक है। तो मोन बहुत सारे सेंस अलग अलग देता है, पर यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा वर्ड्स के साथ, क्योंकि MOAN वर्ड का यूज हुआ है। तो मॉडल अपने साथ बी लेता है, लेकिन बी अपने साथ क्या क्या ले सकता है? प्रेपोजिशन ले सकता है, एडवर्ब ले सकता है, एडजेक्टिव्स ले सकता है, और क्या ले सकता है? और क्या ले सकता है? और ले सकता है अपने साथ एडवर्ब्स भी ले सकता है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे भी आपको नाउन भी दिख रहा है, एडवर्ब भी दिख रहा है, एडजेक्टिव भी दिख रहा है। अब हमें सेंस देखना पड़ेगा। विल बी कैसा? विल बी कैसा? क्रिटिकल। कैसा हो जाएगा? क्रिटिकल। कैसा हो जाएगा? क्रिटिकल, यानी हमें एडजेक्टिव का ही आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
3 होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। 2 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 32 सी। क्लियर? चलिए 33 पे चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसे कि फास्ट नहीं चला जा सकता। इसमें 17 का है वैसे ये पेपर, और इसमें ना कंसेप्ट्स हैं बहुत सारे, तो हम बिना कंसेप्ट को पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ वर्ब 3 भी लेता है, पर यहाँ पे वर्ब 3 नहीं था। हाँ, हायर प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? नाउन। क्या है? नाउन है। रिक्वायरमेंट्स नाउन है, कैसे पता चल रहा है? एक तो एस लग रहा है, एस सिर्फ नाउन में लगता है या वर्ब में लगता है, और रिक्वायरमेंट्स में लास्ट में क्या आ रहा है? MENT भी आ रहा है। MENT किस में लगता है? नाउन में लगता है। दोनों चीजें हमें बता रही है नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। क्या आता है नाउन के पहले? एडजेक्टिव आता है। तो रिक्वायरमेंट्स के पहले क्या आएगा? हायर प्रोविजनल रिक्वायरमेंट्स। बस इतना करेंगे और सही हो जाएगा। पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसको। हाई प्रोविजन नहीं बेटा, गलत हो गया। क्यों? रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑन दीज काउंट्स एज वेल एज अदर फैक्टर्स विल अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजनल आएगा यहाँ पे। अगले वाले में चलेंगे 34, द एम्प्टी स्टैंड्स एट द स्टेडियम। स्टेडियम में जो एम्प्टी स्टैंड्स लगे हुए थे ना, उसकी बात हो रही है। वो क्या लेकर आए? वो शॉक लेकर आए टू द कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होता है? पार्टिसिपेंट। ये विच नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है ये। विच की जगह क्या होना चाहिए? पीपल ही होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। हु या दैट का यूज होना चाहिए। देखिए गिवन क्वेश्चन में गलती है। विच तो नॉन लिविंग के साथ आता है, या फिर ऑफ विच होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द एम्प्टी स्टैंड्स एट द स्टेडियम बॉट एज अ शॉक। बॉट क्या होता है? बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, यानी खरीदा गया। ठीक है, एम्प्टी स्टैंड्स एट द स्टेडियम बॉट, यानी इनको खरीदा गया। तो खरीदा गया सही सेंस दे रहा है क्या? उन कंटिजेंट के लिए विच वॉज टेकिंग पार्ट इन द सेलिब्रेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। स्टेट में जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए बात हो रही। तो ये तो गलत हो गया। ब्रॉट एज अ शॉक, शॉक के रूप में लाया गया, ये भी गलत है। ब्रॉट एज अ शॉक नहीं, ब्रॉट अ शॉक, वो लेकर आए शॉक। या तो ये तो एज अ शॉक नहीं, शॉक के रूप में नहीं होगा, शॉक ही होगा, रूप में गलत है, इसलिए ये गलत है। ये भी गलत है। तो ये क्या होगा? केम एज अ शॉक, शॉक के रूप में आए। ब्रॉट यानी लाया गया, रूप में लाया गया, तो शॉक लाया गया, और शॉक लेके नहीं आया जाता, शॉक तो पड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? द एम्प्टी स्टैंड्स एट द स्टेडियम केम एज अ शॉक टू द कंटिजेंट। केम यहाँ पे राइट वर्ड होगा, नॉट ब्रॉट, नॉट गॉट, नॉट बॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? केम एज अ शॉक। प्लास्टिक का है, प्लास्टिक नहीं है, बोन चाइना है। नेक्स्ट 35, देयर इज नो वैलिड रीजन व्हाई ही शुड बी परमिट। अब ये तो आप लोग खुद कर सकते हो ना बहुत आराम से। शुड मॉडल है, मॉडल अपने साथ क्या लेता है? बी, और बी के साथ वर्ब आता है कौन सा? अभी किसी ने जिक्र किया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो आता है, बिल्कुल आता है। तो शुड बी परमिटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है बेटा, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर किसका है? ये मॉडल का। मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या लेता है? शुड बी प्लस वर्ब थर्ड। ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लीजिए। देयर इज नो वैलिड रीजन व्हाई ही शुड बी परमिटेड। कहां पे है ही नहीं क्या? ING नहीं आएगा, परमिशन नहीं आएगा, परमिटेड। ठीक है, उसे क्यों परमिट किया जाना चाहिए। 36 क्वेश्चन नंबर, when it comes to health prevention, when it comes to health, जब हेल्थ की बारी आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये लाइन तो हम सब जानते हैं और हम सब इसको फॉलो भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो हम मास्क कभी पसंद नहीं करते थे, शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि इंडिया में भी कभी ऐसा होगा, चाइना जैसे, कि हर समय हम मास्क लगा के घूमेंगे, बट वी आर डूइंग दिस। क्यों? इस लाइन को फॉलो करते हुए कि प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है किससे? क्योर से, राइट। तो प्रिवेंशन, ब्रॉट यानी बाय करना होता है, ब्रॉट यानी बाय करना होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेट्स इट स्टार्ट्स विद सैनिटेशन। और ये स्टार्ट होता है किससे? सैनिटेशन से। लेट्स इट स्टार्ट, लेट्स के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है। लेट्स का मतलब क्या था? चलो। लेट अस का होता है चलो करते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ये वाला सेंस देता है लेट्स। ठीक है,
34 नहीं आया, अभी देखते हैं 34 को। तो लेट्स के बाद कभी भी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो गया। सिंस इट स्टार्ट्स विद सैनिटाइजेशन, सिंस का मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि, है ना, और इसकी जगह क्या क्या आ सकता है, एज, फॉर या फिर क्योंकि, ये चारों इसकी जगह आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट होता है सैनिटेशन से, इसलिए क्योंकि आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा। अज्यूम मान लो ये शुरू होता है किससे, सैनिटेशन से। सैनिटाइजेशन इतना भर गया है अभी दिमाग में, सैनिटेशन पढ़ा ही नहीं जा रहा है। एंड इट स्टार्ट्स विद सैनिटेशन। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बेहतर है क्योर करने से। क्या बोलते हैं प्रिवेंशन को हिंदी में, बचना, है ना, बचना बेहतर है क्योर करने से, इलाज करवाने से अच्छा बच के रहो। और ये स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है किससे, सैनिटेशन, यानी सफाई से शुरू होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सैनिटेशन वाला होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 हो गया, 37 पे चलते हैं। क्विकली आंसर देंगे आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंस, बिकॉज, एज, फॉर, क्योंकि, पूरा लिख लीजिए एक साथ ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि सिंस, बिकॉज, एज, फॉर की जगह एक दूसरे की जगह ले सकते हैं और इन सबका सेंस होता है क्योंकि, बिल्कुल सही है। अब देखो, नीदर टीचर नॉट द बॉयज, अरे गलत है ये क्वेश्चन, नीदर लिखा हुआ है। नीदर अपने साथ पार्टनर के रूप में, इसका पार्टनर है, फिक्स पार्टनर है, ये किसी और के साथ नहीं जाता है, लॉयल पार्टनर ऑफ, ठीक है। तो लॉयल पार्टनर है, परहेज करना, बिल्कुल सही है। ना तो टीचर ना ही बॉयज, लॉयल पार्टनर है ना, इसलिए ये नॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी इसके साथ नहीं चल सकता, भले से कितनी ही मिलती जुलती शक्ल हो, इसको अपना पार्टनर अलग ही पहचान में आ जाएगा। गलत हो गया। अब नीदर नॉट जब इस तरीके से आते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल है। कई बार ऐसा होता है दोनों तरफ सिंगुलर है तो चलता है हमारा सेंटेंस, है ना, हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन जब एक तरफ सिंगुलर दूसरी तरफ प्लूरल है, तो जो वर्ब है ना उसके जस्ट पास में जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगल है तो हमारा वर्ब सिंगल आएगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। और इसके जस्ट पास में क्या लिखा हुआ, बॉयज। अब नाउ यू अंडरस्टूड, बॉयज जो है हमारा वो कैसा है, प्लूरल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल एक ही दे रखा है। वॉज नहीं, वर होता तो आ सकता था, और विल तो बिल्कुल नहीं, विल इन मूड ये तो होगा नहीं क्योंकि मॉडल भी है ये लास्ट में, ठीक है। चलो, पेपर में राइटिंग मिस्टेक नहीं है, पेपर का क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन भी तो गलत दे दिए जाते हैं ना, ये उसका एग्जाम्पल है, टीचर ने नहीं ध्यान दिया, एग्जामिनर ने नहीं ध्यान दिया। 37 खत्म, 38। आई हैव टू गोइंग, क्या आएगा, आई मस्ट अगर होता तो आप क्या लगाते, आई शुड अगर होता तो आप क्या लगाते। इसी तरीके से आपके सामने क्या है, हैव टू या हैज टू या हैड टू, ये सब का सेम सेंस है, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ये सारे क्या है, ये सब एक ही सेंस देते हैं, सब मस्ट का सेंस देते हैं। तो सबके साथ क्या लगेगा, हमेशा ये सब मॉडल्स हैं, और मॉडल्स को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, और थर्ड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं थर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो पर चाहिए क्या, हमेशा फर्स्ट, तो इसलिए गो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टू गो आ जाएगा। अब चलते हैं, 38 हो गया, 39 पे। होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे होटल में, आपको आशा करते हैं आपको एक प्लेजेंट स्टे मिला होगा, कहाँ पे, होटल में। कहाँ पे मिला होगा, होटल में प्लेजेंट स्टे मिला होगा। कितने बजे आएगा, 4 बजे आएगा, ठीक है। होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे, अच्छा जगह के लिए, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, या तो एट आ सकता है या तो इन आ सकता है जगह के लिए, पर एट द होटल यानी होटल में जो आपका स्टे रहा वो रहा, इन भी आ सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही नोज दैट ही इज अ लीडर मैन एंड मस्ट लेड बाय गोइंग इन फ्रंट। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आराम से सिर्फ गोइंग पे आ जाओ, और इसके जस्ट पहले देखो क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन की बात अगर कर लें, अगर सिर्फ टू को छोड़ दें तो फॉर ले लो, ऑफ ले लो, एट ले लो, इन ले लो। अगर ये सब के बाद कोई अप्रोप्रिएट नाउन नहीं आया ना, जैसे कि नाउन का मतलब क्या होता है,
इन रूम, आई एम इन रूम, आई एम इन माई क्लासरूम, आई एम इन द स्टूडियो, अगर ये प्रॉपर नाउन्स है, मतलब ये नाउन्स है, अगर नाउन नहीं आए तो इनके साथ क्या आता है, जीरेंड आता है, क्या आता है, जीरेंड आता है, और इसके साथ क्या आता है, V1 आता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, ध्यान रखें, और दोनों मिलकर इन्फिनेटिव बन जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बाय है, बाय प्लस क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट कर देंगे, वेरी गुड। सारे होशियार जनता आ चुके हैं, एक बार फिर से ये इंटेलिजेंट जनता के लिए मैं फिर से बोलूंगी, सब लोग अपने अपने लिए तालियां बजा दो, ठीक है। श्रेया इज अ विनर, श्रेया जो है वो विनर है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिनाइंग दैट फैक्ट। ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में एसएससी ने, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इस क्वेश्चन में एसएससी ने क्या किया है, वही बेनिफिट टू ऑल दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। नो पॉइंट ऑफ डिनाइंग दैट, नो पॉइंट ऑफ, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, है ना, नो पॉइंट ऑफ बिल्कुल सही होता है, और ऑफ अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है। अभी अभी प्रेपोजिशन जो हमें पता चला है, अभी अभी पता चला था ना, प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है जीरेंड, तो डिनाइंग भी ठीक है, दैट फैक्ट, और इस फैक्ट को, हाँ यहाँ पे जो गड़बड़ है ना, इसमें क्या हो सकता है, दिस लिख सकते हैं, श्रेया जो है वो क्या है, विनर है, और कोई पॉइंट नहीं है इस फैक्ट को डिनाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो है वो जो है अप्रोप्रिएट होता, पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है सही है। दिस दैट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाकी गलत है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट चल सकता था, पर एसएससी ने इसको बोनस दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 42, ये रहा, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मेल, मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ क्या मेल। जल्दी जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, जितनी जनता यहाँ पे होशियार है, अपनी होशियारी दिखाने का वक्त आ चुका है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से क्विकली आंसर दो। देखो क्या होता है, कौन सा फैक्ट यहाँ पे काम करेगा, एक हैव की फैमिली होती है, कौन कौन है इसकी फैमिली में, हैज है, और कौन है, हैड है, और कौन है, एक और हैड है, और कौन है, हैविंग है, ठीक है। जितने भी पर्सन्स हैं इसकी फैमिली में, इन सब की एक ही आदत है, क्या लेते हैं, अगर वर्ब लेंगे तो कैसा लेंगे, वर्ब लेंगे तो कैसा लेंगे, थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे या फिर नाउन लेंगे, राइट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेने के लिए इन्होंने क्या करा, नहीं लिया, सेंड कर दिया है। सेंट क्यों नहीं किया, गड़बड़ कर दी ना, गलती कर दी, तो सेंट कर देंगे, आई हैव ऑलरेडी सेंट इसमें है हेड, ये नहीं, टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस की गलती नहीं है। आई ऑलरेडी सेंडिंग, ऑलरेडी जब दिया हुआ है ना, ऑलरेडी जब दिया हुआ है तो हमारा ये बता रहा है कि पहले से ही ये काम हो चुका है, इसलिए, और ऑलरेडी प्रेजेंट में आता है, इसलिए ये ही राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अगर आप लोग का सही हो रहा है तो थम्स अप भी करेगा इस जल्दी से। He wanted to buy some artifacts. Artifacts क्या होते हैं, यूनिक आइटम, पुराने जो होते हैं ना उनको बोला जाता है artifacts. But he could not have enough money. He could not have enough money. He could not have. Could not have मतलब क्या हो गया, could not मतलब क्या होता है, नहीं कर सका, है ना। could not, could का मतलब क्या होता है, पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, नहीं कर सका। ही कुड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास इनफ मनी यानी पर्याप्त नहीं थे, तो नहीं थे तो डिड नॉट लिखो, कुड नॉट द मॉडल है, कुड नॉट मॉडल है, ये आएगा। ही डिड नॉट हैव, पर उसके पास पर्याप्त मनी नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 हो गया। 44, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, द क्रेडल विल रॉक, क्रेडल रॉक करेगा, क्रेडल यानी झूला होता है, अपने आप हिलने लगेगा, हवा चलेगी। व्हेन द विंड ब्लोज, अपने आप ही चलता रहता है। व्हेन क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। और प्रेजेंट सिंपल कैसे लिखा जाता है, ब्लो में एस लगा दो, हो जाएगा। ये रहा, ब्लो में एस लगा के, बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है, कोई परेशानी समस्या नहीं होना चाहिए इस वाले में। अगले वाले में चलते हैं 45, सिंपल सैमन, अब दोनों एस कैपिटल है, सिंपल सैमन नाम है, ठीक है। ये बोनस का क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल सैमन सिट राइट डाउन टू ईट द यमी पाई, यमी पाई खाने के लिए वो बैठ गया। तो सिट राइट जो है ना, इसकी जगह तो सेट कर देंगे, या सेट्स भी हो सकता था, पर ये तो है नहीं, सेट्स नहीं, तो सेट हो गया। अब राइट देयर भी होना चाहिए था यहाँ पे, राइट डाउन नहीं, राइट देयर, ठीक उसी जगह, यानी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करने के लिए सिट बैठ गया वो हमारा सिंपल सैमन जो है वो बैठ गया कहाँ पे, राइट डाउन टू ईट द यमी पाई। राइट देयर होना चाहिए था, अपराइट यानी ऑनेस्ट होता है,
ठीक है। अपराइट यानी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, और राइट डाउन है इसलिए अपराइट अपराइट करके ऑपोजिट दे दिया गया। क्या पता आप कंफ्यूज या जाओ, पर आप कंफ्यूज जाना मत, क्योंकि ये एसएससी के सिनोनिम्स में आता है बहुत बार। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत ऑलरेडी है, तो ये होना चाहिए था इसका आंसर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर बोनस मिला है इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे फिर भी, क्योंकि ये वाला जो टेंस है वो एटलीस्ट मैच तो कर रहा है, कोई चीज तो मैच कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 46 पे। अगर अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। The vibrations from the rubber bands resonate in the hollow space at the box। देखो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है और इस बॉक्स में बहुत सारे रबर बैंड रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके बना दिया। एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे रबर बैंड्स रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द वाइब्रेशन फ्रॉम द रबर बैंड्स। अब रबर बैंड्स है, बॉक्स को उठा उठा के चल रहे, इतनी सुंदर नहीं थी इसलिए तुरंत से मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये जो वाइब्रेशंस हो रही है, जो हिलने डुलने की आवाज हो रही है इन द हॉलो स्पेस, अब ऑन द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स, टू द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स या एट द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर तो है नहीं। ठीक है, मैंने अपराइट का मतलब ऑनेस्ट ही बताया है, थोड़ा फोकस करके सुन भी लिया करो। ठीक है, एट द बॉक्स से नहीं, बॉक्स के ऊपर, तो कहाँ रखा हुआ है, इन द बॉक्स। तो ये क्या बोल रहा है, इन द हॉलो स्पेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के हॉलो स्पेस को रिस्टिमेट कर देता है। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। 22 को है 3 to 5। अगर आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं, अलका अपने माइंड को सेट करके जाएगा, अपना फोन लेके जाएगा, एज सून एज आपका ओवर हो जाए आप एग्जाम, तो आप प्लीज फोन को ऑन कर लें ताकि हम आपसे बात कर सकें, या आपके पास मेरा नंबर, आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हैं। राइट, और अगर आप एबल हैं तो आप पहले ही बता दीजिएगा ताकि हम इस डेट को आपका कॉल सेव करके रखें। ठीक है, 46 हो गया। 47, माइक क्विकली ब्रश्ड, यहाँ पे माइक नेम है, ध्यान रखिएगा। माइक क्विकली ब्रश्ड हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन। ये ब्रश पास हर, ये होगा इसका आंसर, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अभी इसका सेंस समझ लीजिए। माइक ने तुरंत से क्या किया, क्विकली अपने साथ वर्ब लेगा। ठीक है, फिर हर पास, ब्रश्ड हर पास का मतलब कोई चीज थी उसको क्लीन करा, और ब्रश पास करना यानी रिमूव करना होता है। ठीक है, हाँ, शेफ का मॉर्निंग में है 24 को। आप भी जिस चीज का डेट आ गया है, टाइम पता चल चुका है, प्लीज आप लोग को मुझे बताना है, पहले से ही बता दीजिएगा ताकि हम लोग के पास आपका नंबर फिक्स रहे, हम लोग आपको सीधे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मैं अच्छा एनालिसिस तभी कर पाऊंगी जब आप लोग मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन देंगे, क्योंकि हम फेक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस नहीं करते। ऐसा इसीलिए बहुत बार ऐसा हो पाता है कि बहुत बार हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। तो ब्रश्ड पास्ट हर होगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन, उसके पास से एकदम क्विकली गुजर गया। ठीक है, बिना किसी सैल्यूटेशन किए हुए, बिना कोई विश किए हुए, तो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 48, जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ वास्ट ऑफ फैक्टर्स। वास्ट ऑफ, या तो अ नहीं आता ना, तब वास्ट फैक्टर्स होते, बहुत सारे फैक्टर्स के रूप कारण। ठीक है, पर जॉब की जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रभावित होती है किससे, अ नंबर ऑफ, अ न्यूमरस ऑफ, अ लार्ज ऑफ। तो अगर हम लोग इसमें से फ्रेज बनाए तो अ के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर ही है जो फिट बैठ रहा है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 हो गया। 49, इंडिया हैज स्टेडफास्टली मेंटेन्ड इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा 45 मिनट्स के बाद बता पाएंगे, इट इज लॉन्ग ना, एनालिसिस तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, कॉल करिएगा आप लोग। चलो, इंडिया हैज स्टेडफास्टली मेंटेन्ड इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन इंडिपेंडेंस। आसान क्वेश्चन है ना ये वाला, आसान क्वेश्चन है।
कि इंडिया ने बहुत जल्दी से मेंटेन कर लिया। हैज प्लस वर्ब थर्ड हमें क्या बता रहा है यहाँ पे आके, हैज प्लस वर्ब थर्ड हमें बता रहा है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। अब फॉर और सिंस में से हम किसको चुनेंगे, सिंस को चुनेंगे, ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि फॉर तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया है, समय बिंदु मिला हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 पे ओवर करेंगे गाइस, बहुत लंबा हो गया ये सेशन है ना, इसको और किसी दिन फिर से ले लेंगे, राइट। चलिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 100 होंगे क्वेश्चंस और मुझे लगता है 90 आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इतना आसान, इतना टफ नहीं आ रहा है अभी पेपर, इसलिए आप दिमाग में ये रख के मत जाइए कि मुझे टारगेट लेके चलना है 75-80 का, नहीं, ठीक है। आप 10 एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, उन 10 एक को रिव्यू के लिए रखो, बाद में आप देख लीजिए, पर 90 क्वेश्चन तक तो आप आराम से कर पाओगे, इतना आराम से हो पाएगा आपका, ठीक है। पारुल कह रहे हैं निकलते ही, हाँ ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो निकलते ही कॉल कर दे तो हम लोग क्विकली बहुत अच्छे से रिव्यू कर पाए, ठीक है। चलिए, देयर वाज अ लार्ज वेरियस ऑफ क्लोथ्स, ये गलत हो गया, लार्ज वेरियस ऑफ क्लोथ्स इन द स्टोर, स्टोर में क्लोथ्स थे, कितने, कैसे थे, वेरियस, या तो वेरियस क्लोथ्स थे या वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स थे, ये लिखता। वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल ये हो सकता है, वैरायटी यानी क्या हो गया, टाइप है ना, काइंड, ये हो गया, यानी कि ये बता रहा है कि बहुत भांति भांति के विभिन्न तरीके के। ह्यूमरस यानी तो हास्य होता है, ये तो यूं ही दे दिया गया है, ठीक है। 2019 का पेपर सॉल्व कराइए, किसका दीपक, किसका क्लोज टेस्ट आज होगा, आज क्लोज टेस्ट का सेशन होगा 4 बजे, ठीक है, आज क्लोज टेस्ट का सेशन है 4 बजे, ध्यान रखिएगा, 4 o'clock, राइट। चलो तो राइट आंसर क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हो जाएगा यहाँ पे। दीपक जी ये तो बताइए किसका, बहुत सारे 2019 तो एकदम बहुत सारे हो चुके हैं अभी तक पेपर्स, किसकी बात कर रहे हैं, सीपीओ हो गया है, मेन हो गया, मेंस हो गया है, एसएससी मेंस, सीएचएसएल हो गया है, अच्छा सीपीओ तो 2020 हो गया है। चलिए इसी के साथ 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम लोग सेशन को यहीं पे रोकेंगे, विराम देंगे इसको क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, 160 क्वेश्चन है पर होगा नहीं अभी, ठीक है। चलो, अरे डॉली आप ऐसे डरोगे, ऐसा नहीं, आई डोंट वांट दिस, आराम से करिएगा, बहुत कूल होके जाइएगा, बिना स्ट्रेस के, बहुत अच्छा पेपर आएगा। अभी कल जो हमारा मॉक टेस्ट आ रहा है उसको दीजिए, कल के मॉक टेस्ट को दीजिए, हमारे मॉक टेस्ट को दीजिए, मैं खुद एक क्वेश्चन डिजाइन करूंगी और हर क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैसा आए जैसा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, फेक कुछ भी नहीं। तो कल का मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, कल मॉक टेस्ट है, कल 10 तारीख बता दिया था मैंने आपको कि मॉक टेस्ट होगा 10 को, तो कल पहला मॉक टेस्ट है, कल के में आप अपना बताइएगा कितना आपने स्कोर किया, बता देंगे हम आपको, ठीक है। इसी के साथ अब सेशन को ओवर कर रहे हैं, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर करना शुरू करिए, कभी तो आप लोग हमारी मदद करने के लिए राजी हो जाइए, हमारा मॉक दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इररिलेवेंट क्वेश्चंस देते हैं, ऐसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बहुत समय से, तो थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसी के साथ ओवर करते हैं, मिलेंगे शाम वाले सेशन में क्लोज टेस्ट में, और हाँ आज होगा सीएचएसएल सीजीएल के लिए अनाउंसमेंट ऑल्सो, तो उसको भी देख लीजिएगा सभी लोग, ओके। ये बचे हुए क्वेश्चन कब होंगे, ऐसे ही 1-2 सेशन और आ जाएंगे सुबह में और हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, क्लोज टेस्ट में तभी करवाऊंगी जब बहुत सारे लोग होंगे, वरना दोबारा नहीं मिलेगा, ओके, टेक केयर।